हेलो स्टूडेंट्स, मैं निमेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका बेटा फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने बीएससी पार्ट जो सेकंड ईयर की 5th यूनिट थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो पढ़ ली है। 4th यूनिट भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ही है बेटा, तो वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारी 4th यूनिट की फर्स्ट क्लास है बीएससी सेकंड ईयर की, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जैसा कि बेटा पहले भी क्लासें हो चुकी है मेरी इससे रिलेटेड, और जो बच्चे थोड़ा इसमें और जानना चाहते हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर जाकर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बेसिक क्लासेस हुई हैं, बेसिक्स की, यानी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इनके बारे में जानने के लिए बेटा पुराने जो मेरे वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखें, ठीक है। तो आज हम जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 4th यूनिट पढ़ने जा रहे हैं बेटा, उसकी शुरुआत करते हैं। भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा के मध्य होने वाले अंतर परिवर्तनों का क्या किया जाता है, होने वाले अंतर परिवर्तनों का बेटा, यानी कि विद्युत और रासायनिक ऊर्जा के मध्य होने वाले जो इंटरचेंजेस हैं, जो इनके विद्युत ऊर्जा और रसायन ऊर्जा के मध्य जो भी चेंज होते हैं, अंतर परिवर्तन होते हैं, उनका अध्ययन जिस भौतिक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो क्या कहलाती है बेटा, रसायन विज्ञान कहलाती है। वो क्या कहलाती है, रसायन विज्ञान, ठीक है। वह युक्ति जिसके माध्यम से, जिसमें विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा के मध्य होने वाले ये अंतर परिवर्तन संपन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा, वो सेल कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं बेटा, वो सेल कहलाते हैं। देखो बेटा, कुछ नहीं होता, ये दो पात्र हैं, यहाँ मैंने एक इलेक्ट्रोड ले लिया, यहाँ मैंने दूसरा इलेक्ट्रोड ले लिया, यहाँ मैंने एक बैटरी लगा दी, ठीक है, यहाँ पर, और इसको इलेक्ट्रोलाइट से भर दिया और इसको भी इलेक्ट्रोलाइट से भर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, या तो उसका ऑक्सीडेशन होगा या फिर उसका रिडक्शन होगा, ठीक है बच्चों, या फिर उसका रिडक्शन होगा, यानी कि या तो उसका ऑक्सीकरण होगा या फिर उसका अपचयन होगा। और इस प्रक्रिया में जो युक्ति उत्पन्न हो रही है, यानी कि ये वाली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस जिसमें हो रहा है, या रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, तो ये जो फिनोमिना है ये किसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ये अंतर परिवर्तन किस में संपन्न होते हैं, ये सेल के अंतर्गत होते हैं, ठीक है बच्चों, ये सेल के अंतर्गत होते हैं। अब देखो बेटा, सेल दो प्रकार के होते हैं, विद्युत अपघटनीय सेल और, ठीक है बेटा, गैल्वेनिक सेल। विद्युत अपघटनीय सेल को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है बेटा। वे सेल जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करके, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करके रासायनिक प्रक्रम संपन्न किए जाते हैं, अर्थात विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करते हैं जिससे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, और फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, और ये क्या कहलाती है, विद्युत अपघटनीय सेल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं बेटा, विद्युत अपघटनीय सेल कहलाते हैं, गैल्वेनिक सेल। फर्स्ट पढ़ लिया हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या विद्युत अपघटनीय सेल, दूसरा हो गया हमारा गैल्वेनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल भी जिसे बोलते हैं। वे सेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, देखो वहाँ पर क्या था बेटा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। अब गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं हम, अर्थात सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है बेटा, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, और यही क्या कहलाते हैं, यही विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं बेटा, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो यहाँ पर तो था विद्युत अपघटनीय सेल, ठीक है बेटो। यहाँ पर तो क्या है बेटा,
के विद्युत अपघटनीय सेल, जिसमें क्या हो रहा है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है बेटा। और यहाँ पर है बेटा गैल्वेनिक सेल। क्या है? गैल्वेनिक सेल, जहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो जिसमें क्या होता है बेटा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर किस में परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। मैं समझता हूँ आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी बेटा अच्छे से, जहाँ पर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर अंतर भी आपको बताया गया है, विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल। सबसे पहले अंतर जो मैं अभी आपको बता ही रहा हूँ कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है बेटा। यानी कि गैल्वेनिक सेल में तो हम ले लेंगे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और आप विद्युत अपघटनीय सेल में ले लेंगे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है बेटा, ये पहला अंतर हो गया। दूसरा है, इसमें दूसरा अंतर क्या है बच्चों, कि इसमें एक ही विद्युत अपघट्य में कैथोड तथा एनोड उपस्थित होते हैं। समझ रहे हो आप क्या, कि इसमें एक ही विद्युत अपघट्य में कैथोड और एनोड, यानी कि बेटा जो ये मैंने सेल बनाया आपके लिए, ये और यहाँ पर ये एनोड हो गया और यहाँ पर ये कैथोड हो गया, और यहाँ से मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक है। तो ये जो विद्युत अपघट्य जिसमें ये हमारे इलेक्ट्रोड्स डूबे हुए हैं, ये एक ही तरह का, या HCl ले लो तो 1m HCl, ये भी HCl ही होगा। ठीक है, इस तरीके से ये एक ही तरह का, या ZnSO4 ले लो। यहाँ पर हम ले लेते हैं, दोबारा बनाते हैं इसको, ZnSO4 ले लेते हैं। ठीक है बेटा। और जो डेनियल सेल है उसमें ये अलग अलग, जैसे कि डेनियल सेल के लिए मैं बना रहा हूँ बेटा, ये दो इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पर ZnSO4 हो गया और यहाँ पर CuSO4। तो ये जो डेनियल सेल का मैंने आपको एग्जांपल बताया बेटा, ये वाला, कि इसमें क्या होता है, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड्स जो है अलग अलग विद्युत अपघट्य में उपस्थित होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है बेटा। अब देखो, इन सेलों में कैथोड नेगेटिव तथा एनोड पॉजिटिव होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, कैथोड पॉजिटिव तथा एनोड नेगेटिव। समझ लो बेटा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव ये चीज़ें हमें ध्यान नहीं रखनी है, कौन में कौन पॉजिटिव होता है, कौन में कौन नेगेटिव होता है, हमें ये ध्यान रखना है बेटा। एक यूनिवर्सल ट्रुथ है इन सेल्स के लिए, इन सेल की अभिक्रियाओं के लिए, कि जहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होगा, जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो वो एनोड पर ही होगा। यानी कि ऑक्सीडेशन जब भी होगा वो किस पर होगा बेटा, एनोड पर ही होगा। किस पर होगा? और रिडक्शन वो किस पर होगा, वो कैथोड पर ही होगा। किस पर होगा बेटा, वो कैथोड पर होगा। समझ रहे हो। जो ऑक्सीडेशन है वो हमेशा एनोड पर होगा, और जो रिडक्शन है वो हमेशा कैथोड पर होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव को आप एक तरीके से यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, पर बाकी इनको आप हटा भी सकते हैं। ठीक है। जो क्रक्स है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैंने आपको बता दी कि ऑक्सीडेशन होगा तो वो एनोड, और रिडक्शन होगा तो वो कैथोड। ठीक है बच्चों। इन सेलों में फोर्थ जो हम पढ़ रहे हैं, फोर्थ पॉइंट, इन सेलों में किसी लवण सेतु का उपयोग नहीं किया जाता, और जबकि गैल्वेनिक सेलों में लवण सेतु का उपयोग किया जाता है। लवण सेतु क्या होता है बेटा, ये कुछ नहीं, एक तरीके से जो ये मैंने आपको एक सेल मैंने आपको बनाया, ये बार बार बनाना पड़ेगा बेटा। ये सेल, ये हमारा एक सोल्ट ब्रिज है। अब ये क्या करता है बेटा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव Zn+2 आयंस की कमी हो गई, तो ये इधर Zn+2 आयन देंगे, और इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन्स देगा, या फिर Cu2+ आयन ये देगा। यानी कि ये क्या करता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के प्रवाह को उनकी निरंतरता को सुनिश्चित करता है, यानी कि आयंस के प्रवाह को बनाए रखता है। यानी कि मान लीजिए बेटा,
ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है। अब यहाँ के सारे आयन ZnSO4 के Zn+2 इलेक्ट्रॉन लेके उसमें ख़त्म हो गए, तो अब विद्युत धारा ख़त्म हो जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। तो उस प्रवाह को चलाए रखने के लिए क्या करते हैं हम बेटा, एक साल्ट ब्रिज का निर्माण हम करते हैं। ठीक है बेटा, जो कि टर्मिनल सेल में बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम विद्युत अपघट्य का वर्गीकरण पढ़ते हैं। किसी पदार्थ के द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा के आधार पर विभिन्न विद्युत अपघट्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसके आधार पर? किसके आधार पर बेटा? पदार्थ द्वारा, किसी पदार्थ द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा, किसके द्वारा? प्रवाहित, यानी कि उसमें से कितनी धारा गुजर रही है, उसके आधार पर हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? चालक, सबसे पहला हो गया बेटा चालक, वे पदार्थ जिनमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अधिक होती है, अर्थात वे पदार्थ जो अधिक विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव हो जाए, फ्रीली मूव हो जाए, जहाँ से विद्युत धारा आसानी से पास हो जाए। ठीक है बच्चों, जो तार होता है कॉपर का हो, जो कॉपर का तार होता है बेटा, वहाँ से आसानी से हम घरों में कहाँ से देखते हैं, यानी कि ये कॉपर का तार क्या होता है? विद्युत धारा का चालक होता है। ठीक है, जहाँ उसमें से आसानी से धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है बेटा, उसमें से आसानी से धारा प्रवाहित हो जाती है। इसी तरह से धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, ये 2 प्रकार के होते हैं, मतलब चालक, या तो धात्विक हो गए या तो बेटा धातु के आधार पर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर आयंस के आधार पर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो चालक हमारे 2 प्रकार के हो गए। चालक कितने प्रकार के हो गए बेटा? चालक हमारे 2 प्रकार के। धात्विक इलेक्ट्रॉनिक चालक, वे चालक जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा धारा का प्रवाह होता है, धात्विक चालक कहलाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, जैसे कि बेटा ये इसमें Ag में, तो Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Cu को कैसे छोड़ेंगे? Cu 2+ 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से तोड़ देंगे बेटा। तो ये जो, जैसे Cu आ गया हमारे पास, ये Cu 2+ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा धारा प्रवाहित होती है, ये धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाते हैं। समझ में आ रही है बेटा बात? चालक क्या होते हैं? जिनमें से धारा इजीली, आसानी से प्रवाहित हो सके। अब उनको भी हमने 2 भागों में बांट दिया, धात्विक चालक और विद्युत अपघटन चालक। और धात्विक चालक में क्या होता है बेटा? वे चालक जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा धारा को प्रवाहित किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ये देखो यहाँ पर 2 Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स के निरंतर प्रवाह के कारण धारा प्रवाहित होती है, धात्विक चालक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से विद्युत अपघटन चालक दूसरा, उसमें से वे चालक जिनमें आयंस के द्वारा धारा प्रवाहित होती है। किसके द्वारा धारा प्रवाहित होती है बेटा? आयंस के द्वारा, विद्युत अपघटन चालक कहलाते हैं। जैसे विभिन्न अम्लों, लवणों, क्षारों के जलीय विलयन। ठीक है बेटा, यानी कि ये CuSO4 ले लीजिए, तो इसमें Cu2+ SO4 2-, तो ये क्या हो गया बेटा? ये आयंस के द्वारा, Cu2+ और SO4 2- के द्वारा। इसी तरह से ZnSO4 ले लें अपन, तो Zn2+ SO4-, इस तरीके से, तो आयंस के द्वारा धारा प्रवाहित हो रही है बेटा इसमें, तो ये विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। अब इनमें अंतर समझ लेते हैं। सबसे पहला अंतर मैं आपको बता चुका हूँ, जिनमें तो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होगी वो धात्विक चालक, और जिनमें आयंस के द्वारा होगी वो विद्युत अपघटनी चालक। आयंस के प्रवाह के कारण विद्युत अपघट्य पदार्थ का उपयोग होता है। ठीक है, अब आयंस है बेटा, जैसे कि आप समझें Cu2+, ठीक है, तो ये 1 मिनट बेटा, एक मिनट, ये क्या होता है बेटा? देखो यहाँ पर Cu कॉपर 2+
2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, अब हम ये तो हो रहे हैं बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो हो गए धात्विक चालक। अब मैं ले लूँ आपके सामने ZnSO4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा बेटा कि विद्युत अपघट्य पदार्थ का उपयोग किया जाता है आयंस के प्रवाह के लिए। तो Zn की एक जिंक की रोड ले लेंगे हम, और यहाँ पर भी एक और पदार्थ ले लेंगे। तो यहाँ पर ये पदार्थ का इकट्ठा हो जाता है और ये पतली होती जाती है, आगे हम पढ़ेंगे और भी। तो इसीलिए क्या होता है बेटा, इसमें विद्युत आयंस के प्रवाह के कारण विद्युत अपघट्य पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आयंस के प्रवाहित होने के कारण पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन, बिल्कुल आयंस में बेटा कहीं पे आयंस की कमी हो जाएगी, कहीं पे आयंस की वृद्धि हो जाएगी। आयंस की कमी होने से बेटा क्या होगा कि वो रोड जो हमने इलेक्ट्रोड के रूप में जो रोड का उपयोग कर रहे हैं हम बेटा, वो रोड पतली होती जाएगी कहीं पे और एक जगह वो मोटी होती जाएगी। वो कहाँ पर पतली मोटी होएगी वो हम आगे पढ़ेंगे बेटा। पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा, आयंस के प्रवाहित होने के कारण पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन आ जाता है। रासायनिक संगठन में बिल्कुल परिवर्तन आएगा। जैसे जिंक की छड़ है और कॉपर की छड़ है, तो जिंक की छड़ पतली होती जाएगी, कॉपर की छड़ मोटी होती जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने ये इलेक्ट्रॉन्स का और ये जो बेटा विद्युत चालक क्या होते हैं, चालक कितने प्रकार के होते हैं, फिर विद्युत अपघटनी और धातु चालक में क्या क्या अंतर होता है, डेनियल सेल और विद्युत अपघटनी सेल में क्या अंतर होता है, इस तरीके से आज की क्लास में हमने पढ़ा। ठीक है बच्चों, और कल की क्लास में हम इससे रिलेटेड आगे की जो हमारी सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हैं बेटा, उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।